तो चलिए आज करते हैं अब तक की सबसे बड़ी अनबॉक्सिंग। जी नहीं, कोई नया फोन या लैपटॉप नहीं, बल्कि एक पूरा का पूरा देश। ये है जापान। कह सकते हैं अपनी क्लास की सबसे बेहतरीन, सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन। तो फिर देर किस बात की, आइए इसका ढक्कन हटाते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। सोचिए जरा, क्या हो अगर हम जापान को एक सुपर कॉम्प्लेक्स हाई परफॉर्मेंस गैजेट की तरह रिव्यू करें। मतलब इसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हार्डवेयर स्पेक्स कैसे हैं, और सबसे ज़रूरी बात, इसका यूज़र इंटरफेस कितना फ्रेंडली है। चलिए आज इसी में डीप डाइव करते हैं और पता लगाते हैं। देखिए, किसी भी कमाल के डिवाइस के दिल में होता है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम। और जापान का ओएस तो समझिए सदियों में डेवलप हुआ एक सुपर स्टेबल, पावरफुल सिस्टम है। यही है जो इसके हर फंक्शन को कंट्रोल करता है। और ये चलता है कुछ ऐसे गहरे कोर प्रिंसिपल्स पर जो इसके समाज और इंडस्ट्री दोनों को पावर देते हैं। तो इस ओएस के कोर में इंस्टॉल्ड है काइजन। इसे आप एक इनबिल्ट ऑटो अपडेट फंक्शन की तरह समझिए, जो कभी सोता नहीं है, लगातार बैकग्राउंड में चलता रहता है। और यही वो फिलॉसफी है जिसकी वजह से टोयोटा अपनी गाड़ियां और सोनी अपने इलेक्ट्रॉनिक्स हमेशा हमेशा बेहतर बनाते रहते हैं। ये परफेक्शन की एक ऐसी रेस है जो कभी खत्म ही नहीं होती। फिर आता है मोनो नो अवारे। ये ओएस में डीप कोडेड एक एस्थेटिक प्रिंसिपल है, एक तरह का डिफॉल्ट थीम। ये इस आइडिया को सेलिब्रेट करता है कि असली खूबसूरती परमानेंट नहीं होती, वो बस कुछ पलों की होती है। बिल्कुल चेरी ब्लॉसम की तरह खूबसूरत, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए। और यही फिलॉसफी आपको उनके हर मिनिमलिस्ट और एलिगेंट डिजाइन में साफ दिखेगी। और हाँ, ये हैं सिस्टम के वो कोर प्रोटोकॉल्स जो इसे क्रैश होने से बचाते हैं। हार्मनी और कंसेंसस ये पक्का करते हैं कि सिस्टम बिना किसी एरर मैसेज के स्मूथली चले। और वफादारी और हायरार्की जैसे जो वैल्यूज हैं, वो यूजर्स के बीच एक स्टेबल और प्रिडिक्टेबल नेटवर्क बनाए रखते हैं। तो ओएस तो एकदम वर्ल्ड क्लास है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हार्डवेयर का क्या? क्योंकि किसी भी डिवाइस की असली ताकत तो उसके परफॉर्मेंस से ही पता चलती है। और जापान का हार्डवेयर, वो सच में नेक्स्ट लेवल है। चलिए जरा इसके टेक स्पेक्स पर नजर डालते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान ने एक जबरदस्त हार्डवेयर पिवट किया, मतलब एक तरह का पूरा सिस्टम रीबूट। 1950s में वो जूको चो दाई पर फोकस थे, यानी भारी मोटा बड़ा। लेकिन 60s आते आते उन्होंने गियर बदला और कई हाकुतान शो की तरफ स्विच कर गए, यानी हल्का, पतला और छोटा। और बस इसी एक अपग्रेड ने दुनिया को कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की क्रांति दे दी। और अगर परफॉर्मेंस की ही बात हो रही है तो जरा ये बेंचमार्क स्कोर देखिए। 2020 में 4.975 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की नॉमिनल जीडीपी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है बॉस, ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी की रॉ प्रोसेसिंग पावर है। तो सवाल ये है कि ये सारी हॉर्स पावर आ कहाँ से रही है? ये हैं 3 मेन पावर को जहां जापान का हार्डवेयर ग्लोबल मार्केट को डोमिनेट करता है: ऑटोमोटिव, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑफ कोर्स रोबोटिक्स। ये वो सेक्टर्स हैं जहां इनकी टॉप नॉच इंजीनियरिंग और काइजन वाला फंडा मिलकर सच में जादू करते हैं। और ये देखिए कि उन्होंने अपने डोमेस्टिक मार्केट को कैसे अपग्रेड किया। इसे आप एक के बाद एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट वर्जन्स के रोल आउट की तरह देख सकते हैं। 1950s में आया 3 ट्रेजर्स वर्जन 1.0, फिर 60s की शुरुआत में V2.0 अपडेट, और दशक के अंत तक V3.0 द 3C। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे टेक्नोलॉजी ने जापानीज लाइफस्टाइल को तेजी से फ्यूचर प्रूफ बना दिया। तो ठीक है, हमारे पास एक पावरफुल ओएस है, टॉप टियर हार्डवेयर भी है, लेकिन अब बात करते हैं यूजर इंटरफेस की। क्योंकि जापान के अंदर सक्सेसफुली ऑपरेट करने के लिए आपको उसके सोशल और बिजनेस रूल्स को समझना पड़ेगा, मतलब यूआई को सीखना पड़ेगा। डिसीजन मेकिंग के लिए एक बहुत जरूरी यूआई फंक्शन है नेमावाशी। ये कोई टॉप डाउन कमांड नहीं है, बल्कि ये बैकग्राउंड में सहमति बनाने का प्रोसेस है। हाँ, ये थोड़ा धीमा हो सकता है, लेकिन ये पक्का करता है कि जब कोई फैसला लिया जाए तो पूरा सिस्टम एक साथ बिना लैग के काम करे। तो याद रखिए, ये कोई बग नहीं बल्कि एक फीचर है। अब यहाँ कुछ जरूरी यूआई गाइडलाइंस हैं जिन्हें आपको फॉलो करना होगा। पंक्चुअलिटी एक नॉन नेगोशिएबल सिस्टम रिक्वायरमेंट है। कम्युनिकेशन काफी इनडायरेक्ट होता है, तो आपको एरर मैसेज को डीकोड करना सीखना होगा। और हाँ, अगर बातचीत में खामोशी है तो इसका मतलब सिस्टम क्रैश नहीं हुआ है, बल्कि सीपीयू अभी प्रोसेस कर रहा है। स्मूथ ऑपरेशन के लिए इन रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। देखिए, हर ग्रेट डिवाइस में कुछ किलर ऐप्स जरूर होते हैं, है ना? वो फीचर्स जो उसे भीड़ से अलग करते हैं। जापान के मामले में ये ऐप्स टेक्निकल ब्रेक थ्रू से लेकर ग्लोबल कल्चरल फिनोमेना तक सब कुछ हैं।
आइए एक नज़र डालते हैं। और सबसे बड़ी किलर ऐप वो है रोबोटिक्स। इसमें कोई मुकाबला ही नहीं है। जापान रोबोट्स के डेवलपमेंट और यूज़ में दुनिया का अनडिस्प्यूटेड लीडर है। और ये सिर्फ फैक्ट्रियों की असेंबली लाइन तक ही सीमित नहीं है। वो लोग हेल्थ केयर से लेकर हमारी डेली लाइफ तक में रोबोट्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं। और ये सिर्फ कोई दावा नहीं है, ये एक नेशनल मिशन स्टेटमेंट है। 2014 में उस समय के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने इसे रोबोट्स द्वारा चलाई जाने वाली एक नई औद्योगिक क्रांति कहा था। मतलब वो लोग भविष्य के लिए रोबोटिक्स पर बहुत बड़ा दांव लगा रहे हैं। हार्डवेयर तो ठीक है, लेकिन जापान का सॉफ्टवेयर भी पूरी दुनिया में वायरल हो चुका है। एनिमे, मांगा, वीडियो गेम्स, इन कल्चरल एक्सपोर्ट्स ने ग्लोबल मार्केट पर कब्जा कर लिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सुशी और रेमन से लेकर उनके इनोवेटिव आर्किटेक्चर तक जापान का कल्चरल इन्फ्लुएंस जबरदस्त है। तो सारे फीचर्स और स्पेक्स को एनालाइज करने के बाद अब बारी है हमारे फाइनल वर्डिक्ट की। देखिए, किसी भी डिवाइस की तरह जापान के भी अपने प्रोज और कॉन्स हैं। चलिए इसका एक क्विक रैप अप करते हैं। तो प्रोस की लिस्ट में सबसे ऊपर है इसकी विशाल इकोनॉमी, रोबोटिक्स में ग्लोबल लीडरशिप और क्वालिटी को लेकर काइजन वाला कल्चर। ये सब कमाल है। लेकिन कुछ बग्स भी हैं, जैसे तेजी से बूढ़ी होती आबादी और घटती वर्कफोर्स। ये चैलेंज सिस्टम पर बहुत प्रेशर डाल रहे हैं। और साथ ही इसका जो सख्त हायरार्की वाला स्ट्रक्चर है और धीमा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, वो कभी-कभी इनोवेशन की स्पीड कम कर देता है। और यहीं पर आके हम एक बहुत बड़े सवाल पर रुकते हैं। देखिए, जापान आज जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, एक बूढ़ा होता समाज, सिक्योरिटी वर्कफोर्स, ये वो प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें जल्द ही दुनिया के कई और देश भी फेस करेंगे। ऐसे में रोबोटिक्स और ऑटोमेशन पर उनका फोकस सिर्फ एक बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं है, ये सर्वाइवल का एक तरीका हो सकता है। तो बड़ा सवाल ये है, क्या जापान बाकी दुनिया के लिए भविष्य का बीटा टेस्ट कर रहा है? इसका जवाब तो शायद हमें भविष्य में ही मिलेगा।